हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है पार्ट 5 ऑफ द वेक्टर सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। अगर अब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था, लिंक में डिस्क्रिप्शन है। मेरा यूजुअली ये बोलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप पिछला वीडियो और उसके प्रीवियस पार्ट्स भी एक्सेस कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ही ये पार्ट खत्म होता है, आई विल ट्राई दैट मैं अब कंसोलिडेटेड सभी टॉपिक्स का एक क्वेश्चन सीरीज ले आऊँ, जहां पर मैं हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे आपके कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस हो, सो दैट आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट चेक में रहे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट में, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे, वहां पे हमने ये देखा था कि जब मैं ए डॉट बी करता हूं, मुझे आंसर मिलता है ए बी कॉस थीटा विथ नो डायरेक्शन। यू नो दिस वेरी वेल, राइट। जिन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, प्लीज पिछला पार्ट देखिए, पार्ट 4, आपको ये चीजें बाद में समझ में आने लग जाएंगी। सो अगर मैं बोलूं ए डॉट बी, तो आंसर आता है ए बी कॉस ऑफ थीटा विथ नो डायरेक्शन। अब वेक्टर प्रोडक्ट ये बोलता है कि जब आप दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, जब आप दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तब भी आपको वेक्टर ही मिलेगा। और ये बड़ा सेंसिबल है, आप खुद सोच के देखिए। जब हम प्रीवियस पार्ट्स में दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे, ठीक है, मान लो मैंने बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो तुम्हें मिल क्या रहा था? वेक्टर ही मिल रहा था। अगर मैं बोलूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो भी आपको वेक्टर ही मिल रहा था। तो वेक्टर को ऐड करने पर ही वेक्टर मिल रहा था, वेक्टर को सबट्रैक्ट करने पर वेक्टर मिल रहा था। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें वेक्टर नहीं मिल रहा था, हमें उल्टा एक स्केलार मिल रहा था, जिसको हमने स्केलार प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोला था। मैंने आपको बताया था इसके दो एप्लीकेशंस होते हैं। जनरली ये एंगल्स फाइंड करने में हेल्प करता है डॉट प्रोडक्ट, एंड दूसरा आपको तब भी कोई अननोन वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट पे आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट आपको ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, मान लीजिए आपके पास वेक्टर बी है, और अगर आप उस ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहोगे, तो जो आपको अब वेक्टर मिलेगा वो हमेशा याद रखना एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सर वापस से बोलिए, क्या बोला? जैसे अगर मैं तुमसे बोलता कि ये दो वेक्टर्स है ए एंड बी, इनका एडिशन बताओ, व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स और व्हाट इज द सम ऑफ द वेक्टर्स। आप क्या करते हैं? बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस तरीके से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हो और आप बोल देते हैं सर ये रहा आपका वेक्टर सी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। सबट्रैक्शन बोलता तो अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि वेक्टर ए को क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर बी से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? उन दोनों वेक्टर्स के। कौन दोनों वेक्टर्स के? ए और बी के। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो सर सी वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा विद एन कैप। अब ये एन कैप का मतलब क्या? ये एन कैप आपको बता रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है ये बाकी दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसे आप सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए एक वेक्टर अगर आई कैप है, दूसरा वेक्टर अगर जे कैप है, तो जब मैं आई कैप, ये भी एक वेक्टर है राइट, यूनिट वेक्टर सबको मालूम है, और जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, तो जो मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा वो के कैप मिलेगा, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगा, मैं आगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि जब भी आपको डायरेक्शन निकालना है किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का। कौन है रिजल्टेंट वेक्टर? सी। आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। सर क्यों जरूरत है इसकी? बहुत बड़ी जरूरत है इस चीज की। सुनिए, ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी। गौर से देखिए, मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस किया है। तो अगर आप अपना राइट हैंड लोगे, अब स्क्रीन पे मुझे नहीं मालूम ये क्या दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, तुम सो सॉरी, अपना राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड को वेक्टर ए के डायरेक्शन में रखिए और ए को बी के तरफ घुमाइए। क्या बोला? ए को बी के तरफ घुमाइए। जब आप ए को बी के तरफ घुमाओगे, जो थंब है वो हमेशा उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जहां पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, वो ये बोल रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब सर व्हाट इफ अगर मैंने, है ना, जैसे कि ऐसा कुछ ले लिया, मेरे पास एक वेक्टर है, तो मैंने बोल दिया सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी मैंने बोल दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी कॉस थीटा लिखूंगा, यस और नो, राइट। अगर मैं बोलूं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट क्यों सिखा रहे हो बेटा? सेम ही चीज है, ए बी कॉस थीटा। यहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ए डॉट बी करो, बी डॉट ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर ए बी कॉस थीटा आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि ए क्रॉस बी करो, तो आप बोलते सर ए बी साइन थीटा
और उसके बाद एन कैप आपको बता रहा है कि वो डायरेक्शन है ए और बी के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं बोलूं बी क्रॉस ए, तब आप लिखोगे ए बी साइन थीटा, आप लिखोगे एन कैप, लेकिन साथ में लिखना पड़ेगा माइनस। अब ये माइनस आपको ये बता रहा है कि क्योंकि आपने राइट हैंड थंब रूल बी क्रॉस ए किया, जैसे ए यहां था, ये ए यहां है, राइट। मेरे पास अगर कोई और मार्कर या कुछ है तो मैं उससे समझा दूं आपको, ठीक है, मिल तो नहीं रहा। चलिए, एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, राइट। ये दोनों इस तरीके से देखो, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। अब मैं बोलूं ए क्रॉस बी तो मेरा थंब ऊपर आया, लेकिन अगर मैं बोलता बी क्रॉस ए, देखो बी क्रॉस ए तो थंब कहां रहा है, नीचे, विच मीन्स कि यहां पे आप कैजुअली ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आई होप ये सबको समझ में आया है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सब लोग को। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर्स। सर ये क्या है, सिंपल समझो, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक प्लेन पे रखा हुआ है, प्लेन शीट, मान लो ये शीट ऑफ पेपर है, राइट। ये दूसरा वेक्टर है यहाँ पे, राइट, ये भी कहां पे रखा हुआ है, शीट ऑफ पेपर पे रखा हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जब मैं क्रॉस लूंगा तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा मुझे रिजल्टेंट, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इन दोनों वेक्टर के जिस प्लेन पे वो है। अरे वही तो चीज समझाई। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ए क्रॉस बी को नॉट इक्वल टू बोलोगे आप बी क्रॉस ए, लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड से हमेशा बराबर रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। सो आई होप आप लोग को ये समझा। अब थीटा निकालना आता है आप लोग को। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आपको क्या देंगे। सर ये हमें नहीं समझा, आप क्या बोल रहे हो, सुनिए ध्यान से। मैं यहाँ पे आपके लिए दो वेक्टर्स ले लेता हूं। ये ले लिया एक वेक्टर ए, मान लो इसको बोल दिया मैंने 3i कैप। ये मैंने ले लिया एक वेक्टर बी, मान लो मैंने उसको बोल दिया 4i कैप। अब मेरे को इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। आई गेस स्क्रीन दूसरी लेना ही बेटर है जहां पे स्पेस हो, या मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए सुनिए, मान लो मैंने एक वेक्टर ले लिया 2i कैप, दूसरा वेक्टर ले लिया मान लीजिए 3i कैप, ठीक। और इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है। अब देखिए ध्यान से, मैंने बोला a क्रॉस b, तो बताइए फॉर्मूला क्या था, ए बी साइन ऑफ थीटा। a का वैल्यू क्या है सर, 1 है, आई मीन 2 है। b का वैल्यू क्या है सर, 3 है, बराबर। तो लेकिन आई कैप है ना बच्चे, आई कैप और आई कैप है, तो चलिए आई कैप और आई कैप को सॉल्व करते हैं। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और आई कैप और आई कैप में बीच में एंगल कितना है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, हाँ या ना। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन ऑफ 0। साइन ऑफ 0 का मतलब क्या, 0, विच मीन्स पूरा पार्ट ही 0 आ गया। तो आप क्या समझे यहां से, आप ये समझे कि जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, क्या बोला, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। आई रिपीट, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। ये सेम चीज डॉट प्रोडक्ट में नहीं होती थी। जिन्हें याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट अगर मैं बोलता a डॉट b, राइट, तो वहां पे क्या लिखता, 2 into 3, आंसर आ जाता 6, और सर डायरेक्शन की फिक्र ही नहीं करनी। क्यों, क्योंकि आप बोलते 1 into 1 और फिर क्या बोलते, cos of 0। अब cos of 0 आपको मालूम है 1, तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। सो डॉट प्रोडक्ट में अगर पैरेलल वेक्टर्स है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो अब ये खुद समझ पाओगे ये वाला पॉइंट। तो दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर एंटी पैरेलल है तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 ही होगा, बिकॉज साइन ऑफ 180 इज अगेन 0। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0, ये भी समझ में आ गया, मतलब सेम ही अगर वैल्यूज है तो सेम ही डायरेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब क्या, अरे यार सिंपल भाषा में, दो वेक्टर्स जो कि 90 डिग्री पर हो तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा। तो चलिए सर समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ना डायरेक्टली यहां इससे समझा देता हूं। पहले तो सेल्फ वेक्टर्स वापस से समझा दो। सेल्फ वेक्टर्स i को i के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, 0। अब बोलना नहीं, बताया नहीं था, साइन ऑफ 0 इज 0। j को j के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, 0। k को k के साथ क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, 0। ओके सर, लेकिन सुनिए ध्यान से, हो ये रहा है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, ये मैं आपको यहां से नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय सॉल्विंग द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमको उन्होंने पूछा है कि a क्रॉस b अगर मैं करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। चलिए समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं मुझे एक c वेक्टर मिलेगा, राइट, जिससे मैंने a क्रॉस किया b, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा जो हम ये तरीका यूज कर रहे हैं बड़ा यूजलेस तरीका है, इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, समझिएगा। ये मैंने a लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है किससे, i से,
-2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब बहुत से बच्चे याद कर रहे होंगे सर डॉट प्रोडक्ट होता तो मजा ही आ जाता। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, के को के के साथ मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि अगर आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर cos 90 0 दे देता था, तो हमें टेंशन ही नहीं थी। अब सुनिए यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं 2 आई कैप को मल्टीप्लाई करूं आई कैप के साथ, सभी को मालूम है अभी अभी बताया था सेल्फ प्रोडक्ट सेल्फ जब होते हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये तो पार्ट जीरो हो गया, चलिए ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, ये 2 आई कैप को मुझे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा -4 बराबर, और ये क्या है आई कैप क्रॉस जे कैप। चलिए समझते हैं, आई कैप को क्रॉस करना है जे कैप के साथ। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, आई कैप को क्रॉस करना है जे कैप के साथ। तो आप बोलोगे 1 इंटू 1 इंटू साइन ऑफ 90। अब आप बोलोगे हाँ सर आंसर आ गया 1, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ सकते आगे भाई, मेरे क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन जरूरत है, और जब डायरेक्शन की बात आती है तो राइट हैंड थंब रूल यूज करता है। सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। तो मान लो ये मैंने ले लिया आई कैप, मान लो ये मैंने ले लिया जे कैप, और मान लो ये मैंने ले लिया के कैप। अब बच्चे सुनो, आई कैप राइट हैंड साइड पे है, मैं तुम्हें विजुलाइज करवा देता हूँ। ये आई कैप है, ये जे कैप है, और के कैप तुम्हारे सामने है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं वेक्टर्स लेकर आता हूं। आ गए, चलिए ये आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप। ठीक है, आई होप कैमलिन सी दिस एंड गिव्स मी अ ब्रांड डील। कैमलिन का प्रमोशन हो गया बिना मतलब। चलिए सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये के कैप है, आपकी तरफ आ रहा है। तो सुनिए ध्यान से, हमने किस चीज को क्रॉस किया, आई को जे के साथ क्रॉस किया। सुनो ध्यान से, आई को किसके साथ क्रॉस किया, जे के साथ, हाँ या ना। तो अगर मैं, भाई साहब मुश्किल हो जाएगी मेरे को लगाना, कैसे लगाया जाए, ठीक है मैं इसको तुम्हें ऐसे समझा देता हूं, एक सेकेंड। बड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन कोशिश तो मैं कर ही लूंगा। चलो सुनो, एक काम करते हैं, ऐसे समझता, ये आई है, ये जे है, और ये के है मेरे तरफ, ठीक है। ये पॉजिटिव आई, ठीक है, ये पॉजिटिव जे, और ये पॉजिटिव के है जो मेरे तरफ है। भाई समझो, अभी क्या करना है, आई को किसके साथ क्रॉस करना है, जे के साथ। तो मैंने बोला आई को किसके साथ क्रॉस करना है, जे के साथ। तो जब मैंने आई को जे के साथ क्रॉस किया, अंगूठा मेरे तरफ आ रहा है, हाँ या ना। अरे अंगूठा मेरे तरफ आ रहा है मतलब किसके तरफ आ रहा है, के कैप की तरफ। विच मीन्स जब मैं आई को क्रॉस करूंगा जे के साथ, तो मुझे आई क्रॉस जे नहीं लिखना है, उल्टा मुझे क्या लिखना है, के कैप लिखना है। ये समझा? अभी चलिए धीरे धीरे और समझेगा। मान लो मैंने 2 आई कैप को मल्टीप्लाई किया 5 के कैप के साथ, तो चलो बताते हैं। तो मैंने बोला 2 5 10, ये तो लिख दिया, लेकिन क्या करना है, आई को क्रॉस करना है के साथ। भाई तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, तुम कहीं रैंडम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला आई को किसके साथ क्रॉस करना है, के साथ। आई को क्रॉस किसके साथ करना है, के साथ। तो अब देखो, अगर मैं, भाई साहब अगर मैं यहां पे क्रॉस करूं, नोटिस करो, आई को किसके साथ पहले किया, जे के साथ, तो हमें ऐसा कुछ मिला। अगर मैं आई को के साथ क्रॉस करूं, तो अगर नोटिस करोगे मेरा अंगूठा नीचे जाएगा। देखो ये मैंने क्रॉस किया, अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। विच मीन्स आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -जे कैप। अब बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत टफ है, ये क्या हम एग्जाम में ये सब करते बैठेंगे, नहीं ना। तो अब मैं इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। सुनो क्या करना है, आप ना ये याद रख लो जो मैं अभी लिखने वाला हूं। आप याद रखो आई, ठीक है, आप याद रखो जे, और आप याद रखो के। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, मतलब आई से अगर जे की तरफ गए तो आप लिख देना पॉजिटिव के, आप जे से के तरफ गए तो आप लिख देना पॉजिटिव आई, और अगर आप के से आई की तरफ गए तो आप लिख देना पॉजिटिव जे। वापस से बोलो सर, आई से जे की तरफ गए, आई से जे की तरफ तो आप बोल देना पॉजिटिव के, जे से के तरफ गए तो आप बोल देना पॉजिटिव आई, और के से आई की तरफ गए तो आप बोल देना पॉजिटिव जे। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, या फिर मैं बोलूं आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में घूमोगे, आई से जे, जे से के से आई से जे से के से आई, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन लिखना, मतलब आई और जे बोला है तो के लिखना, लेकिन क्या, पॉजिटिव के। और उल्टा अगर जाओ, मान लो मैंने बोल दिया के से जे जा रहे हो, तो के से जे जाने पे मिलेगा तो क्या, आई ही मिलेगा। मैंने बोला था ना क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमेशा वेक्टर मिलता है उनके परपेंडिकुलर, तो के से जे करने पर आई मिलेगा, लेकिन कौन सा आई, -आई। अब मुझे आप बात बताइए, मैंने वैसे लिखा हुआ है ये सब, मैं वापस से आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा उस चीज के। ये कितना टीडियस हो गया ना ये काम, कि भाई एक एक नंबर को उठा के मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, दिमाग खराब हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने में। तो चलो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसे सवाल आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूज करना है मैट्रिसेस का तरीका। अब क्या है मैट्रिसेस का तरीका, तो सुनिए, जब भी एक चीज को ख्याल रखेंगे आप लोग, क्या, कि ए को बी के साथ क्रॉस करना है, ये चीज का ख्याल जरूर रखना है ना। चलो बताता हूं, आप क्या करो,
आपको ए क्रॉस बी करना है, बराबर। आई होप ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप एक इस तरीके से डब्बा बना लो, मैं आपको तरीका बताता हूं, ठीक है। उसके बाद उस डब्बे में लिखो आई, फिर लिखो जे, फिर लिखो के, ठीक। अब पहला क्या था, ए था। अब ए के अंदर देखिए, ए के पास क्या क्या है, आई है, जे है और के है, तो उसके कोएफिशिएंट लिख दीजिए। आई का कोएफिशिएंट क्या था 2, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 3। बी के कोएफिशिएंट्स क्या क्या थे आई, जे और के पास, है ना, क्या था, 1 था, -2 था, 5 था। क्या स्टेप नंबर 1 समझा? अरे भाई इससे करो, आराम से आंसर आएगा, और यही करते हैं सब लोग। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपको करना ये है, पहले लिखिए आई, लिखा, ठीक है, आई लिख दिया। अब सुनिए, आई का सब्सिक्वेंट कॉलम और आई का सब्सिक्वेंट रो एलिमिनेट कर दो। आई का सब्सिक्वेंट कॉलम और आई का सब्सिक्वेंट रो एलिमिनेट कर दो, और जो तुम्हें 4 नंबर्स दिखे उन 4 नंबर्स को लिख दो। क्या मिला, 1, -2, 3 एंड 5, तो लिख दो 1, -2, 3 एंड 5। समझा? नेक्स्ट अब लिखना आप -j। ये बच्चे मुझे पूछते क्यों, अरे -j ही लिखना पड़ेगा, अभी उसका रीजन देने का वक्त नहीं है, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए। -j लिखो, +j लिख के आओगे पूरा काम खराब हो जाएगा। -j लिखो, फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, j का सब्सिक्वेंट कॉलम, j का सब्सिक्वेंट रो कैंसिल करो, जो भी नंबर दिखे 2, 1, 3 एंड 5, 2, 1, 3 एंड 5 लिख दो। मैं बताता हूं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक पॉइंट आएगा जब बहुत फास्ट हो जाओगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, फिर बताओगे आप क्या करोगे, बताओ, आ गया दिमाग में क्या, के का सब्सिक्वेंट कॉलम, के का सब्सिक्वेंट रो, तो 2, 1, 1 एंड -2, तो क्या लिखोगे 2, 1, 1 एंड -2। नेक्स्ट स्टेप, अब आई की जगह तो आई लिखोगे। अब ये बचपन में सिखाया गया था आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 1 = 5, माइनस ऑफ -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 क्या है, -6 आया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। आई होप ये समझा। -j, 2 5 सा कितना हुआ 10, -3 प्लस क्या हो गया के, क्या लिखोगे, -4, -1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 11 i कैप, -7 j कैप, -5 k कैप। क्या ये सबको समझा? तो a क्रॉस b करने पे क्या आंसर आया आपका, a क्रॉस b करने पे आंसर आया 11 i कैप, -7 j कैप, -5 k कैप। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज समझानी है, व्हाट इफ, मैं ये आंसर लिख देता हूं, कॉपी कर लेता हूं ये वाला आंसर, मुझे बिकॉज ये चाहिए वापस आंसर। ये मैंने कर लिया आंसर यहां पे कॉपी, याद रखना ये आंसर। आई होप मैंने कोई मिस्टेक नहीं की होगी, तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अब मैं वापस से सेम चीज करूंगा, लेकिन इस बार थोड़ा वैल्यूज में उलट पुलट कर लेता है। अब मान लो गलती से, ठीक है, लिखा आपने बराबर है a क्रॉस b, लेकिन आपने पहले b की वैल्यू डाल दी, तो b के कोएफिशिएंट्स डाल दिए 1, -2 एंड 5। तो देखते क्या होगा, 1, -2, 5, अब थोड़ा क्विक रखते हैं, 2, 1 एंड 3। पहला स्टेप चलो याद हो, इससे बहाने रिवाइज हो जाएगा। पहला स्टेप आई कैप, और फिर क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट कॉलम और रो गायब करेंगे, -2, 1, 5 और 3। तो चलो अब मैं डायरेक्ट यहां पे करना शुरू करूंगा। ये देखो, ये अगर एलिमिनेट हो गया तो मैं डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई करके दे रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या आ जाएगा, -6, -5, ओके। फिर क्या लिखेंगे, -j लिखेंगे, गड़बड़ नहीं करना, -j ही आएगा, ठीक है। -j आया तो क्या आएगा, ये 3 1 = 3 और ये 2 5 = 10, तो क्या आया 3 - 10, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के कैप, और अगर यहाँ पे आप सब्सिक्वेंट रो और कॉलम हटाओ तो 1 1 = 1, और 2 × -2 -4, तो 1 माइनस ऑफ -4 +4, तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये लिख दिया हमने, तो आंसर आया -11 i कैप, माइनस था ये, और ये -7 था, तो ये +7 j कैप और +5 k कैप। गौर से आंसर्स को देखिए जरा, वापस से सी कैप निकाला मैंने, -11 i कैप, +7 j कैप, +5 k कैप। देखो जरा और से आंसर एग्जैक्टली कोएफिशिएंट सेम आया, 11 11, 7 7, 5 और 5। और कोई बच्चा मुझे अब कमेंट बोलेगा सर गलत बोल रहे हो, कहां से कोएफिशिएंट सेम आया, कोएफिशिएंट तो अलग आ गया। वही तो समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 11 i कैप, -7 j कैप, -5 k कैप है, राइट, ये जो नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -11 +7 +5। इससे क्या समझा कि जो मैंने स्टार्ट में एक पॉइंट डिस्कस किया था तुमसे कि भाई a क्रॉस b को तुम b क्रॉस a नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो वो सेम ही है। देखो ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आया, 11 11, 7 7, 5 एंड 5, लेकिन डायरेक्शंस आ गए अपोजिट। देखिए यहाँ पे +11 था, यहाँ पे -11, -7 +7, -5 +5। तो अब ये चीज समझ गई आपको कि आप अगर a क्रॉस b दिया हुआ है तो आप a क्रॉस b ही निकालोगे, आप b क्रॉस a नहीं निकाल सकते, बिकॉज आपका आंसर गलत आएगा। क्या ये चीज सबको समझी? अगर हाँ तो मैं प्लीज यहाँ पे
चेंज कर दो वो चीज़ कि नहीं तो नोट्स में गलत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। वो ये है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं बी क्रॉस ए, तो किसी का दिमाग खराब हो जाएगा और वो फिर बोलेगा कि सर क्या पढ़ा दिया आपने। चलिए मैंने बी क्रॉस ए निकाल के दे दिया आप लोग को, बोला ए क्रॉस बी था, निकाला बी क्रॉस ए। अब ये क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े मेच्योर हो जाओ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता है फटाफट, कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ आपको वो जो मेट्राइसिस का तरीका सिखाया है उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है आप आगे वाले क्वेश्चंस पर आ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क विच इज आर क्रॉस एफ। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। आर क्रॉस एफ, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला मेट्राइसिस वाला तरीका, आई जे एंड के। मैं तुरंत अब डेटा यहीं से देख के बोल दूंगा, घाई में एफ का डेटा मत उतार देना। सर क्यों, अरे आर पहले है, एफ का डेटा उतार दोगे गलती से फिर बोलोगे कि सर गलत आया। वो लोग बहुत शान है, उन लोग को मालूम है कि आप आर क्रॉस एफ है, आप एफ की वैल्यू पहले हो सकता है उतार दो। तो चलो आर की वैल्यू क्या है 5 माइनस से, बच्चे मुझे पूछते हैं अगर के नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ तो 0 लिख दो, है नहीं ना। तो चलो अब इसका क्या आएगा 4 माइनस 10 एंड 0। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या आ जाएगा, आई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अगर मैं फटाफट ये हटाऊं तो ये आ जाएगा -3 इंटू 0 0, -10 इंटू 0 0, तो आंसर क्या आया 0। ओके सर, ये 0 आ गया। फिर माइनस जे लिखेंगे, प्लस जे लिख के मत आना प्लीज। अगर ये करोगे तो 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, तो ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 0 प्लस के कैप। और अगर आप ये एलिमिनेट करो तो ये कितना आ रहा है, -10 इंटू 5 -50, और माइनस ऑफ -3 इंटू 4 -12, तो ये हो जाएगा +12। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0 आई कैप 0 जे कैप, और ये आ गया 50 में से 12 जाता है कितना होता है भाई, बहुत तकलीफ है इस चीज़ में तो मेरे को। 40 और कितना 38, तो आंसर आएगा -38 के कैप। अगर मैंने कुछ भी गलती की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, सर गलत पढ़ा दिए, नहीं तो प्लीज़ शेयर कर देना। सही है ना, देख लेते हैं वापस से। -10 3 4 12 माइनस, ओके बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स के सर को तो हर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगता है। इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी इज दिस, ठीक है, देन फाइंड द एंगल। ओ एंगल फाइंड करना है, माने टीटा। ओके, टीटा फाइंड करना है। और अगर किसी को याद हो तो मैंने बहुत क्लियर अल्फाजों में ये चीज़ बोली थी पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले पार्ट में, कि जब भी आपको टीटा ढूंढना हो, एंगल ढूंढना हो, आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट लोगे। लेकिन घाई मत करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। उन्होंने बोला है कि इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। नहीं समझा, वो बोल रहा है ये जो पूरा पार्ट है इसके और ये जो पूरा पार्ट है इसके बीच में एंगल निकालना है टीटा। नहीं समझा सर अभी भी। अरे एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है, उन तीनों को जब ऐड करोगे कुछ तो एक वेक्टर मिलेगा वापस से, बिकॉज हमें मालूम है ना एडिशन ऑफ वेक्टर्स ही वेक्टर्स देता है। तो उसको हम नाम दे देंगे मान लो पी। ए क्रॉस बी करने पर आपको मालूम है सी मिलता है, अरे सी नहीं मिलता, कुछ भी मिल सकता है, नोटेशन तो कुछ भी दे सकते हो। ए क्रॉस बी करने पे एक वेक्टर मिलेगा, जो कि तुम्हें ये भी मालूम है कि वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हाँ सर, उन दोनों वेक्टर्स से आपको जो मिलेगा वो लिखोगे तुम Q, और वो जो P एंड Q है उनके बीच में एंगल ढूंढना है तुम्हें टीटा। समझा मैं क्या बोला? चलो प्रोसेस वाइज जाते हैं। नहीं भी अगर समझा, टीटा ढूंढना है, नहीं क्लियर नहीं हुआ, तो आप पहले तो ये दो चीज ढूंढ के दे दो मेरे को। क्या ढूंढ के दे दोगे? चलो एक मान लो P वेक्टर है, जिसको क्या ढूंढ के देना है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। चलो तुरंत करते हैं। अब क्या मैं क्वेश्चन से ही कर दूं? कैसे सर? अरे पूरा लिखने से अच्छा आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखो ना, आई को आई के साथ जोड़ोगे तो i माइनस आई 0 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 3i, तो ये 3i कैप जिसको चाहिए वो सॉल्व कर सकता है। 2 + 1 3 और -3, तो कितना हो गया भाई साहब, ये तो -0 j कैप हो गया, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 4 7, और 7 - 12 कितना हुआ -5 k कैप। तो फाइनल आंसर क्या आ गया p वेक्टर का 3i कैप -5 k कैप। सुनिए ध्यान से, तो ये आ गया p। अब हमें क्या ढूंढना है? एक q वेक्टर ढूंढना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। q वेक्टर ढूंढना है जो कि एक्चुअली a क्रॉस b करके मिलेगा। अब a क्रॉस b करने का क्या तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या है मैट्रिसेस का तरीका? i j k, प्लीज केयरफुली सब्स्टिट्यूट करना, a और b सब्स्टिट्यूट करना है, b और c नहीं। तो a क्या है 1 2 एंड 3,
बी क्या है, -1, 1 एंड 4। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आई ब्रैकेट खोलो, यहाँ आएगा 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, तो 8 - 3। एक पॉइंट आएगा जब आप इतना फास्ट करने लग जाओगे कि ये सब स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 4 ज़ा 4 और ये -3, तो बीच में प्लस होके हो जाएगा 4 + 3 एंड देन योर फाइनल वुड बी के। ये आएगा 1 1 ज़ा 1, -2 है तो +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 विच इज 3। ओके, तो फाइनल आंसर आया 5i कैप -7 j कैप +4 k कैप। यह आ गया आपका क्यू वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपको क्या निकालना है, बताइए क्या निकालना है। इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बोला था, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो हमेशा डॉट प्रोडक्ट लो, क्रॉस प्रोडक्ट से फंस जाओगे। क्यों, वो तुम्हें खुद पता चलेगा अगर एक बार क्रॉस प्रोडक्ट लेके। तो देखो डायरेक्शन का क्या करोगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो मैंने बोल दिया P डॉट Q इज इक्वल्स टू PQ cos थीटा, ठीक है। चलिए P डॉट Q निकालते हैं। तो P क्या था आपके पास, 3i कैप -5k कैप, उसको डॉट किससे करना है, 5i कैप -7 j कैप +4k कैप, और उसका आंसर PQ। अब P क्या है, P का आई मीन मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, राइट। तो P का मैग्नीट्यूड क्या लोगे, सो दिस 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर इज 9 + 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू इसका अगर हम मैग्नीट्यूड ले तो 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हुआ 49, और भाई साहब तो बाजू में करना पड़ेगा। तो 25 + 49 + 16 कितना होता है, गणित अपना 9 और 6 15 15 और ये 5 20, रंगे हाथ पकड़े जाऊंगा अगर गलत किया तो। 9 और 6 15 ना, 15 5 20 सही है भाई। तो ये कितना हो गया 4 और 4 ये 8, ये कितना हो गया 90 भाई साहब। ये 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 9 90, तो कितना आ जाएगा ये 90 आ गया सर, ठीक है। अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। आई को डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 15 मिला। ओके सर, ओके ओके ओके, यहाँ पे cos थीटा तो लिखो सर। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, क्योंकि अगर कुछ तो गड़बड़ की है मैंने तो ही मेरा आंसर मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। चलो वापस से चेक कर लेते हैं। तो ये आई कैप -i कैप, ये +3i कैप, ये कितना हो जाएगा 3i कैप। तो चलो ठीक है 3i कैप लिख दिया। ये 2j कैप, ये j कैप 3j कैप -3j कैप, तो ये कैंसिल हो गया। ये 3k कैप, ये 4k कैप, 7k कैप, ये -12 तो -5k कैप हो गया। इसमें तो नहीं गड़बड़ की मैंने। ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 - 3 5, ठीक है। ये हो गया 4 1 ज़ा 4, -3 था तो ये +3 हो गया 7 हो गया। फिर ये 1 1 ज़ा 1 था, वाह बेटे वाह, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2 होता है, -2 होता है, तो मैंने 3 लिखा है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही थी। तो ये क्या आ जाएगा 2, तो इवेंचुअली ये क्या आ जाएगा 3। आई गेस अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया 3, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा आंसर। ये क्या हो गया 25, ये हो गया 49 और ये हो गया 9, तो ये हो रहा है 5 और 9 कितना, 9 और 9 18, 18 और 2 23, ये हो गया 6 6 और ये 8, तो 83 हो रहा है ये, ठीक है। देखा, एक छोटी सी मिस्टेक और पूरा खेल खत्म। 25 और 9 कितना होता है 34। और अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 3i कैप को 5i कैप के साथ किया तो 15 मिला, जे तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। -5k कैप को 3k कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 मिलेगा। भाई साहब बच गए। अब सुनिए ध्यान से क्या हो रहा है। तो ये हो गया 34 √83 और ये cos थीटा। अब इंटरेस्टिंगली ये 15 - 15 तो 0 आ रहा है, तो cos थीटा क्या आ जाएगा 0 अपॉन एनीथिंग विच कम्स आउट टू बी 0। एंड अगर cos थीटा 0 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 90। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, भाई साहब इट इज 90 डिग्री। और तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका था ये चीज़? कैसे सर? याद है मैंने तुम्हें बोला था जब भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमेशा बाकी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि तुम्हें आंसर जो है वो 90 आने वाला है। सर डायरेक्टली लिख सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब मैं मानता हूँ मैंने ये क्रॉस प्रोडक्ट के सेक्शन में क्वेश्चन दे दिया है,
बट जरूरी नहीं है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको दो वेक्टर्स मिले और उनके बीच में एंगल निकालना है तो हम हमेशा क्या यूज करो, डॉट प्रोडक्ट यूज करो। चलिए शुरू करते हैं। तो a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ टीटा। ए वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 3j कैप, उसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 3i कैप प्लस 2j कैप, विच इज ए का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 हो गया 13, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये वापस से हो गया 13। तो अब अगर, और यहाँ पे कॉस ऑफ टीटा बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आया 6, 3 इंटू 2 कितना आया -6। तो भाई ये तो बहुत ही चिंदी सा सवाल हो गया वापस से। 0 इज इक्वल टू 13 ऑफ कॉस टीटा, तो कॉस टीटा है ना, कॉस टीटा का वैल्यू क्या आ रहा है वापस से आप लोग के पास, वो 0 आ रहा है। सो टीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अगेन जरूरी है हर बार ऐसे ही एंगल्स आएंगे, नहीं, कुछ और भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अब ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चंस है। इफ रूट ऑफ 3 इंटू ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, डायरेक्शन कंसिडर नहीं करने बोला, और ए डॉट बी इक्वल है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सिंपल है, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो। अब यहां पे लिखोगे आप √3, ए क्रॉस बी की जगह लिखोगे ए बी साइन ऑफ टीटा। सर डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज खुद सामने से मॉड वैल्यू लेने बोल रहा है। ए डॉट बी की जगह क्या लिखोगे, ए बी कॉस टीटा। केयरफुली देखो, ए बी से भी कैंसिल हो रहा है। √3 साइन टीटा के नीचे कॉस टीटा अगर ले आओगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा होता है tan ऑफ टीटा, 1 के नीचे √3 ले आओ। अब आपको अच्छे से पता है tan टीटा 1 अपॉन √3 कब होता है, जब टीटा का एंगल 30 डिग्री हो, या फिर आप लिख सकते थे π/6। इफ यहाँ तक समझ में आ रहा है और अगर मैंने थोड़ा बहुत भी हेल्प किया है वेक्टर्स वाले चैप्टर में, प्लीज पॉज करो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और वापस से आके कंटिन्यू करो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए डॉट, फाइंड ए डॉट बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड ए क्रॉस बी इज दिस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी, ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोलोगे सर ए डॉट बी कैसे निकालूंगा, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या मैं ए डॉट बी को लिख सकता हूँ ए बी कॉस ऑफ टीटा? चलो घाई मत करो, सिंपल तरीके से जाओ। क्या मुझे ए की वैल्यू मालूम है? हाँ सर 2। क्या मुझे बी की वैल्यू मालूम है? हाँ सर 5। क्या मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है? नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिख के एक इक्वेशन बना दो। मुझे अब कुछ भी करके कॉस थीटा ढूंढना है। अब आप बोलोगे कैसे? अरे तो कुछ तो और इन्फॉर्मेशन दिया है ना क्वेश्चन में। तो चलिए ए क्रॉस बी करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ए क्रॉस बी का मॉड दिया हुआ है, आई मीन से वैल्यू दी हुई है कितनी, 8। अगर मैं यहां से बोलूं ए बी साइन ऑफ टीटा 8 के बराबर है, राइट। ए और बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, क्या है ए बी की वैल्यू? अगर ए बी की वैल्यू लिख दूं तो कितना आ जाएगा, 10 साइन ऑफ टीटा इज इक्वल्स टू 8। अब आप बोलोगे सर क्या ही मिला यहाँ से? अरे भाई हो जाएगा ना 8/10। अब बताओ मुझे, अगर 8/10 को सॉल्व करूँ तो ये आता है 4, ये आता है 5। अब चलिए ट्राइंगल बना के देखते हैं। सर क्यों ट्राइंगल बनाने की क्या जरूरत है? भाई बहुत जरूरत है। देखो एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, ये मैंने यहां पे बना दिया टीटा। अब आप खुद सोचिए, साइन टीटा अगर 4/5 है, ठीक है, साइन टीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इसको टीटा कंसिडर कर लूं, अपोजिट मतलब ये 4 हो गया, हाइपोटेनस मतलब ये 5 हो गया, और ये 3 4 5 वाला ट्राइंगल बन गया। हर एक फिजिक्स के, जिसको फिजिक्स कर रहा होता है वो 11 12 से मालूम है 3 4 5 ट्राइंगल का कितना इंपॉर्टेंस है भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। सो मुझे मालूम पड़ गया ये 3 है, विच मीन्स अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? कॉस थीटा की वैल्यू निकल कर आएगी 3/5 फ्रॉम द ट्राइंगल। If I know what is cos theta, I can simply substitute this in a dot b. So a dot b क्या था आपके पास? 10 cos of theta, right? Cos of theta क्या आया आपके पास? 3/5। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, आंसर आ गया आपका 6। So a dot b का आंसर कितना आया आपके पास? 6 आया। इतने सिंपल है क्वेश्चंस। अब मैं चाहूंगा ये वाला जो पार्ट है आप लोग एक बार सिर्फ रीड कर लो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी क्या है। उन्होंने बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ए और बी दो वेक्टर्स है और वो दोनों वेक्टर्स एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या? बैक टू बैक, मतलब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल के साइड्स है। वापस रिपीट कर दो सर, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी। अगर वो दोनों वेक्टर किसी एक ट्राइंगल के एडजेसेंट साइड्स है, बैक टू बैक, बाजू बाजू वाले साइड्स है, उस एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया आप हमेशा ऐसे निकाल सकते हो, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप बोलोगे ए क्रॉस बी क्या है? तो अरे भाई मेरे ए बी साइन थीटा। प्लीज जाने की जरूरत नहीं है इसके डेरिवेशन में, नहीं पूछता, आपको जरूरत है भी नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको खाली ये रिजल्ट याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। बढ़ू आगे। नेक्स्ट बोलता है अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के। पहले ये वेक्टर्स किसके एडजेसेंट साइड्स है? ट्राइंगल के। तो आप बोलते थे
हाफ इंटू ए क्रॉस बी। अगर आप ये पैरेललोग्राम के साइड्स है तो आप बोलोगे सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लास्ट रिजल्ट बोलता है कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर्स डायगोनल है, किसके डायगोनल? पैरेललोग्राम के, ठीक है। ये दोनों वेक्टर, ये मान लो एक वेक्टर, ये वेक्टर, तब भी जो एरिया का रिजल्ट आएगा वो वापस से कैसे आएगा? ए क्रॉस बी से। अगर आप डेरिवेशन में जाना चाहते हो आप प्लीज दो वेक्टर्स लो, ट्राइंगल वगैरह बनाओ, आप खुद पहुंच जाओगे यार, इतना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। सो इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। एक सेकेंड, अभी अभी आपने बोला था एरिया क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में एरिया क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है ए बी बाई 4 के बराबर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम? हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो चलो एंगल इक्वल कर देता है, हाफ इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब आप बताइए वो तो किसके बराबर था? ए बी अपॉन 4 के बराबर था। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो हाफ की जगह हाफ, ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? ए क्रॉस बी की जगह लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, मॉड की बात चल रही है, और यहां पे ए बी अपॉन 4। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा वुड बी इक्वल टू 2/4। साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है हाफ। इफ साइन थीटा इज हाफ विच मीन्स थीटा पक्का कितना होगा? 30 डिग्री होगा, जिसको तुम लिख सकते हो π/6। इतने सिंपल क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो सबको मालूम है, लेक्चर नंबर 1 प्लीज देख लो, लिंक में। भाई कैसे गलत कर सकता हूँ हर बार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर सभी को मालूम है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जो कि ये बोलता है कि मेरे को सिर्फ मतलब है डायरेक्शन से, मेरा वैल्यू 1 है, वैल्यू नहीं है वो नहीं बोला, वैल्यू 1 है और अपने को सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। तो कैसे? तो उन्होंने बोला है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो, किसके? इन दोनों वेक्टर्स के। एक सेकेंड, चलो दिमाग लगाओ। क्या हमने क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते वक्त ये बोला था कि जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का जब भी मैं क्रॉस लूंगा तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा बाकी दो वेक्टर्स से। मतलब ये एक वेक्टर है, इसके भी परपेंडिकुलर है उसका रिजल्ट, इसके भी परपेंडिकुलर उसका रिजल्ट। तो वो खुद बोल रहा है सामने से कि मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो, किसके? इन दोनों वेक्टर्स के। तो एक काम करते हैं ना, इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब इमेजिन करो ये एक वेक्टर है ए, समझो ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी। मैं अगर इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं, मैं इन दोनों वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और वो भी तो वही चाहता है ना, उसे भी कैसा वेक्टर चाहिए? एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो। अगर मुझे ये वेक्टर मिल गया जो कि किससे मिला? इन दोनों के क्रॉस से मिला, मैं इसी वेक्टर का क्या निकाल लूंगा? यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, तो मेरा काम हो गया। समझे कि नहीं समझे? आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए अब क्रॉस निकालते हैं। तो सी वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो अब बहुत ऑब्वियस है, मैंने ए किसको अज्यूम किया होगा और बी किसको, तो लिखना शुरू करते हैं। तो क्या आ जाएगा? आई जे के 2 3 एंड 1 1 -1 एंड 2। यहां से शुरू करते हैं सॉल्व करना। आई में क्या आ जाएगा? अगर एलिमिनेट करना शुरू करूं तो ये आ जाएगा 3 2 6 1 1 1। तो 6 -1 नहीं होगा, 6 +1 होगा, बिकॉज वो बीच में प्लस, वो माइनस माइनस भी हो जाता है, माइनस जे। ये आ जाएगा 2 2 4 4 और -1, तो 4 -1 प्लस के कितना होगा? ये -2 एंड -3। तो या क्या लिख सकते हैं इसके बाद? आप यहाँ पे लिख सकते हो 7i कैप -3j कैप -5k कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर सी। अब आपको इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेना, बिकॉज वो खुद बोल रहा है यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर क्या बोलता है? यूनिट वेक्टर बोलता है सी कैप इज इक्वल्स टू सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी। तो कितना आ जाएगा? 7i कैप -3j कैप -5k कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो इसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। क्या मतलब? अरे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो रूट में 7 का स्क्वायर इज 49, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। तो दिस विल बिकम 49 + 9 + 25, दिस बिकम्स 18, 18 and 5 is 23, this is 6 and this is 83। so फाइनल आंसर आपका आया 7i कैप -3j कैप -5k कैप अपॉन रूट ऑफ 83। अब मुझे मालूम है मैंने एक चीज बचा के रखी थी लास्ट के लिए, वो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके दो।
मैं आपको बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है कि मान लो मैंने दे दिया ए कैप विच इज 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने दे दिया बी विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैंने दे दिया सी विच इज 5i कैप माइनस 6j कैप। आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है वो आप पहले b क्रॉस c निकालना। प्लीज अगर आप यहां तक आए हो तो प्लीज वो करके जाना। अब कोई बच्चा मुझे पूछेगा सर कैसे, तो चलो मैं हिंट भी दे दूं। i j k, क्या लिखोगे b की जगह 3 4 एंड 0 बिकॉज k है ही नहीं। i में क्या लिखोगे वापस से c के लिए 5 माइनस 6 एंड 0, तो यहां से क्या मिल जाएगा b क्रॉस c मिलेगा। तो जो तुम्हें आंसर मिला, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो तुम्हें आंसर मिला उस आंसर को कुछ तो मिलेगा ना, कुछ तो है ना, उस आंसर को इस ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करना। वापस से बोलो सर b क्रॉस c किया, कुछ तो वैल्यू मिला, जो वैल्यू मिला है उसको जो a है तुम्हारा उससे डॉट कर देना। डॉट प्रोडक्ट तो सबको मालूम है कैसे करते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ मल्टीप्लाई, k को k के साथ मल्टीप्लाई, बराबर। लेकिन क्रॉस के लिए हम ये मैट्रिसेस वाला तरीका यूज करते हैं। और प्लीज एक बार ये करके कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई कि ये 0 क्यों आ रहा है। मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं जहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कंबाइंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, उस सभी के ऊपर, तो वहां पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। और मुझे इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल था टिल दिस 42nd मिनट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस। प्लीज डू शेयर this channel and subscribe to it for more amazing content.